अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज आजिज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अकबर एस बाबर साहब। ये बानी रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस वक्त भी ये क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल रुकन हैं और असल पार्टी इनके पास है। तो इनसे बात करते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो रियासती अताब का शिकार है, उसमें इनकी क्या राय है, क्या होना चाहिए दीगर लोगों के साथ इमरान खान को छोड़कर। और दूसरी बात ये करने की कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ की आमद के बाद एक तासुर ये बन रहा है कि एक नया लाडला क्रिएट हुआ है, लाडला प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। तो इन दोनों बातों का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। साथ हैं हमारे अकबर एस बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अकबर एस बाबर साहब, फरमाइए, पहले तो बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका आप खुद भी क्लेम करते हैं कि अभी भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही में हैं और असल पार्टी आती हैं, तो इसकी क्या पोजीशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नासिर, मैं क्लेम करता हूँ, बल्कि ये हकीकत भी है, क्योंकि जो पीटीआई के जो बानी अरकान थे जिन्होंने ये काविश की थी पीटीआई बनाने के लिए और एक बड़े मकसद के लिए, वो तकरीबन तमाम जो हैं वो हमारे साथ हैं। हम सारे एक हैं, मतलब सियासी तौर पे। मुहसिन सईदुल्लाह खान नियाजी हैं जो इमरान खान के फर्स्ट कजन हैं, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे पीटीआई पंजाब के। फौजिया कसूरी थी जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थी पीटीआई वुमेन्स विंग, उन्होंने सारी मेहनत की थी और ख़वातीन को जो मुनज़्ज़म किया था। उसके अलावा कमांडर रज़ा हुसैन शाह साहब हैं कराची के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे पीटीआई के। महमूद खान हैं इस्लामाबाद से, यूसुफ अली हैं स्वाबी से। ऐसे में एडमिरल जावेद साहब हैं जो बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर, तो वो बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे। तो इस तरह एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो सबसे पहले तो ये कि ये वो लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, इसको मुनज़्ज़म किया, इसको एक नजरिया दिया और जिस बड़े मकसद के लिए पार्टी वजूद में आई। तो ये तमाम हम लोग सारे साथ हैं। और उसके बाद जाहिर है वो 2011 के बाद जो हुआ पार्टी के साथ, जिस तरह पार्टी हाईजैक हो गई, और वो तमाम लोग जिन्होंने इसको हाईजैक किया, वो तमाम लोग जो सारे चे गवेरा बनते थे और मुझे कहते थे कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इजी लोड पे चल रहा है, जबकि वो सारे के सारे आज डाउनलोड हो गए। क्योंकि ना तो उनका कोई नजरिया था, वो बेसिकली वो वोट बैंक जो हम सब ने मिलकर बनाया था उसको कैश कराने आए थे, उन्होंने कैश कराया। चलिए, ये जो आपकी पार्टी के हवाले से एक तारीख है ना, वो तो एक डिटेल में बात हो सकती है। मैं इस वक्त जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो पार्टी जिस क्राइसिस का शिकार है, जितना अदाब उस पार्टी पर रियासती अदाब है, और जो भी उसके साथ इस वक्त खड़ा होने की कोशिश करता है वो दाएं बाएं हो जाता है, तो उस सूरत हाल पर क्या राय है? देखिए, मैं सॉरी सी पिछली जो आपका सवाल था उसमें एक बात ऐड कर दूं कि कानूनी तौर पे भी इलेक्शन कमीशन ने मेरे हक में फैसला दिया कि मैं मेंबर हूं पीटीआई का। सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने फैसला दिया, मैं मेंबर हूं। मैं डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, मैं मेंबर हूं। तो कानूनी और सियासी तौर पे मैं मेंबर था, ना मैंने मेंबरशिप छोड़ी है, ना मैं कभी छोड़ूंगा, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ इस बड़े मकसद के लिए। लेकिन हमारा एक नजरिया था कि हमने अपने अमाल से एक रोल मॉडल बनना था। हमने पीटीआई को एक रोल मॉडल, एक इदारा बनाना था जो डेमोक्रेटिक हो, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, जिसके जो उसमें कोई वो ना हो, सिलेक्टिव अप्रोच ना हो, मेरिट हो, वर्कर की इज्जत की जाए। तो ये बुनियादी वो असूल थे जिससे ये गुमराह हो गए और नौबत यहाँ तक पहुंची। तो आज जो हालात है जिसकी तरफ आप तस्करा कर रहे हैं, देखिए आज के जो हालात हैं इसमें दो पहलू हैं। एक वो वर्कर है जिसको गुमराह किया गया और जो जेर अताब है, तो उनसे तो इस हद तक मैं हमदर्दी कर सकता हूँ कि वो गुमराह, लेकिन वो बालिग थे, जानते बूझते हुए उन्होंने ऐसे काम किए, क्योंकि जो जो जराइम हुए हैं वो अगेंस्ट द स्टेट है। जो स्टेट के खिलाफ जब जराइम हो, अगर आप उनको अकाउंटेबल ना करें, अभी तक मेरे नजदीक किसी को भी अकाउंटेबल नहीं किया गया। अगर आप अकाउंटेबल ना करें तो रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं होती, और रेट ऑफ द स्टेट जिस मुल्क में कायम नहीं होती वहां पे अनार्की और क्यास होती है। लेकिन इसकी बड़ी जिम्मेदारी उस लीडरशिप पे है जो आज छलांगे लगा लगा के दूसरी पार्टियों में पनाह ले रहे हैं। मैं समझते हैं कि इनको कोई पनाह नहीं मिलनी चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। और इसकी मिसाल आप इस तरह देखिए कि अभी बहुत सारी बहस चली हुई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स के बारे में कि ये जो 9 मई के बाद हुए, मैं फैसला आ गया, वो तो फैसला आ गया ना जी, फैसला हो गया, लेकिन जाहिर है अभी सुना है कि फैसला अपील में भी जाएगा। लेकिन सवाल ये है, तो जाहिर है वो तो सवाल ये है रियाज साहब, सवाल ये है कि पिछले
कई सालों से जो पाकिस्तान में बलवे हुए हैं, इस्लामाबाद में 25 मई को हुआ पिछले साल, और ब्लू एरिया को आग लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, उसके बाद जमान पार्क पे 55 पुलिस वाले जख्मी हो गए, और बड़ा बल हुआ, बड़े लोगों का नुकसान। फिर 9 मई का जो सान्या हुआ, मुझे आपसे इस चीज का जवाब दे कि अभी तक एक शख्स को भी सजा नहीं दी गई। तो क्या फ्रांस में मार्शल लॉ लगा हुआ है? जो रातों रात अदालतें लगी, जब बलवे हुए तो उन्होंने आधा घंटा दिया वकला को डिफेंस के लिए, और अदालतें बैठी नहीं, 24-24 घंटे सजाएं दी। बरतानिया में हुआ, अमेरिका में जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ जनवरी 2021 में, एक एक शख्स को, यानी वहां पे आग नहीं लगी, वहां पे जानी नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन एक एक शख्स को ट्रेस करके किसी को 4 साल कैद, किसी को 12 साल कैद, किसी को 22 साल कैद, किसी को 18 साल। ठीक है, वो ठीक है बाबर साहब, वो तो ममालिक तो ये जो आप जिस चीजों आप मेरा सवाल अगर एस्टेब्लिश हो जाए, वो जिन ममालिक की आप मिसालें दे रहे हैं वो तो इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, वहाँ पर एक निज़ाम है। अगर डेमोक्रेसी नहीं है किसी मुल्क में तो वहाँ निज़ाम है, वो निज़ाम के तहत चल रहा है। हमारा मुल्क तो उस निज़ाम के तहत है ही नहीं, या किसी भी निज़ाम के तहत नहीं है। अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि चलिए उन्होंने जो कुछ भी किया उनको सजा हुई नहीं हुई, आपकी पार्टी जो जिसे आप क्लेम करते हैं कि ये पीटीआई है, वो क्या कर रही है, और वो कितने लोगों को जो वहां से पुराने लोग हैं उनको अपनी तरफ खींच रही है या अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही है? इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये जो मामला है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई में टोटल वैक्यूम है लीडरशिप का। वो जितनी लीडरशिप थी, जिन्हें मैं उजरती सियासतदान कहता था, जो उजरत के लिए आए हुए थे, वो तकरीबन सारे नहीं लेकिन तकरीबन जा चुके हैं। एक वैक्यूम है। और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह पीटीआई के मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएंगे तमाम अपने साथियों के साथ, और एक तजदीद नौ का आगाज करेंगे कि अब पीटीआई का हमने काबा किबला दोबारा ठीक करना है। कितना टाइम लगेगा सर इसमें? पॉलिटिक्स में देखिए, नेल्सन मंडेला को 27 साल लगे, फिर उसके बाद वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचे। तो मैं टाइम में कभी भी नहीं जाऊंगा पॉलिटिक्स में, ये एक स्ट्रगल है। लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो आ रहे हैं, उनका रुझान भी आ रहा है, और एक तासुर भी बन रहा है कि यही लोग अब इस पार्टी को बचा सकते हैं। जिस जो करंट पीटीआई है, इस वक्त जो करंट जो थोड़े बहुत लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसमें मैंने सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का इंटरव्यू किया, जो पीटीआई के सेनेटर हैं, वो बड़ी इस्तकामत के साथ पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। उनके मैंने एक सवाल किया कि इस वक्त आपकी पार्टी चला कौन रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था उसका। मैंने कहा, फिर मैंने अगला सवाल ये किया कि क्या आपकी पार्टी को साबिक खातून अव्वल और इमरान खान की बहनें चला रही? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अगर उन्होंने पार्टी को चलाया तो मैं पार्टी फौरी तौर पर छोड़ दूंगा, क्योंकि ये पार्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है। अब ऐसी सूरत में कि जब इस तरह के लोग मौजूद हैं तो आप क्यों उनसे राब्ते नहीं कर रहे? देखिए, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं उन तमाम लोगों से राब्ते कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए एक अमल है जो इंशाल्लाह ये जारी है, और इसके नतीजे भी आएंगे आपके सामने। बिल्कुल ये बात ठीक है कि ये मैंने 2011 में जब एक स्टैंड लिया, वो यही था कि पार्टी, मुझे नजर आ गया था कि अपने काबे किबले से हट गई, अब इक़्तिदार के पीछे नजरियात का सौदा हो चुका था। मैंने स्टैंड लिया, आज फिर दुराहे पे खड़ी है। आज अगर वही रास्ता अपनाया गया जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो इस पार्टी मजीद तबाह होगी। इस पार्टी को अब बचाने का एक ही रास्ता है कि दोबारा इसकी तजदीद नौ करें, इसको दोबारा अपने काबा किबला ठीक करके उस मकसद पे और उस जो नजरिया था उस पर दोबारा लेके आए, और वो लोग जिन्होंने इस पार्टी को बनाया वो आके इसकी जिम्मेदारी संभाले, और फिर इसके बाद रीऑर्गेनाइज करें। इसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, ग्रास रूट से लेके ऊपर तक। और शुरू में कुछ एड हॉक मेजर लेने होंगे, फिर इसको डेमोक्रेटाइज करना होगा, फिर इसको इदारा बनाना होगा। और ये जो आपने सियासत में गलाजत देखी है, इसको खत्म करना होगा। असल ये जो नौजवानों को गुमराह किया, ये जो ट्रोलिंग होती है, गाली, इसकी गुंजाइश ही नहीं है पीटीआई में। इन सबको हम बताएंगे कि कैसे पीटीआई होती है, किस तरह हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स कायम किए जाते हैं, और इस पार्टी को ये एक दोबारा एक अमल, और ये होगा शुरू। या तो ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त तो अताब में है, या तो ये सफा हस्ती से अगर इसको मिटाना चाहते हैं तो फिर ये करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है, जो मुझे इशारे मिल रहे हैं, कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जो मैं सामने रख, नवाज शरीफ की वापसी के बाद एक नया सिनेरियो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का बन गया है, और नवाज शरीफ के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। रियासत
मुकम्मल तौर पे ऐसा महसूस हो रहा है, एक तासुर मिल रहा है कि नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की स्पीच भी कुछ ऐसी हुई कि जिसे देख के लगा कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर की वाली स्पीच कर रहे हैं। इलेक्शन की अगरचे उन्होंने कोई बात नहीं की उस स्पीच में, लेकिन मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ को जो स्टेटस इस वक्त रियासत दे रही है, आपकी राय क्या है उस हवाले से? क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? देखिए, एक चीज तो याद रखिए कि ये पाकिस्तान की सियासत की बड़ी तड़फ तारीख है कि आज का हीरो कल का विलन और कल का विलन आज का हीरो बन जाता है। ये सिलसिला जो है ये खत्म हो जाना चाहिए। और जहाँ तक मियाँ साहब की आपने बात की कि वो वापस आए और जो जिस अंदाज में वापस आए, देखिए सियासत में आप रोल मॉडल बनते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा ये एक सियासत में बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। वो बुनियादी तब्दीली ये है कि अगर आप आज एक नहीं 10 इलेक्शन करा लें, वही नतीजे निकलेंगे, वही लीडरशिप सामने आएगी और वही हमारे हालात होंगे। कुछ ज्यादा बेहतरी की तरफ हम नहीं जाएंगे। 19-20 का फर्क होगा, 18-20 का फर्क होगा। यानी एक तो बिल्कुल ही नाक भी डुबोने के चक्कर में थे और दूसरा जरा नाक पानी से ऊपर रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपको चाहिए ऐसी लीडरशिप जो कॉम्पिटेंट हो, जो काबिल हो, जो बासलाहियत हो, जो बाकिरदार हो। उस लीडरशिप के लिए पाकिस्तान में रास्ते बंद हैं सियासी जमातों में। सियासी जमातें जो है चंद अशखास और चंद खानदानों की इक़्तिदार में चढ़ने की एक सीढ़ी है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। अब आप मियाँ साहब के ऊपर आ जाए। ये लोग कहते हैं कि जी वोट बैंक इमरान खान का है, वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ का है, वोट बैंक उसका है। ये सारी बातें और फिर मिसालें देते हैं कि कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी भारत में थी ना, फैमिली की पार्टी, खत्म हो गई ना, कमजोर पड़ गई ना, क्योंकि बीजेपी आ गई, वो एक अवामी पार्टी साबित हुई। दूसरी, अगर आप देखें अमेरिका में कैनेडी खानदान अब सियासत में नहीं है। ये पुराने वक्त की सियासत है। अगर आपने आगे जाना है, आपने पार्टियों को डेमोक्रेटाइज करना है, इदारा बनाना है, इलेक्शन कमीशन से बड़ी पार्टियों के इलेक्शन करवाने हैं ताकि वो नई लीडरशिप जेन्युइन आए, फिर वो इलेक्शन में आए, तो फिर ही आपके सामने लोग आएंगे। मियाँ साहब मेरे नजदीक, मियाँ साहब क्या ही बेहतर होता, वो कहते कि जी मेरी पार्टी का जो कैंडिडेट है वजीर आजम के लिए वो मियाँ खानदान से नहीं होगा। मुझे चौथी दफा वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं है। हम अपनी पार्टी में मेरिट लेके आएंगे, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसको मौका दिया जाएगा। क्या उससे पार्टी का वोट बैंक कम होता है या ज्यादा होता है? क्या उससे पार्टी की हमारी सियासत में नई जिद्दत आती कि नहीं सर, ये तो आपकी ख्वाहिश है ना सर। बात यह है कि ख्वाहिशात के ऊपर तो हमारा मुल्क नहीं चल रहा है और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं। आपकी बात जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी बेस मौजूद है, उसकी जड़ें मौजूद है आपकी गुफ्तगू की, लेकिन वो अमली तौर पर वो मुमकिन नहीं है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जो हाइब्रिड निजाम इमरान खान के दौर में चला रहे थे, आज भी ऐसे ही महसूस हो रहा है कि वही निजाम चल रहा है, सिर्फ चेहरे बदल गए। जो कुर्सी पे बैठा हुआ था कुर्सी के नीचे आ गया, दूसरा आदमी कुर्सी के ऊपर बैठ गया। ऐसा है आपके साथ में? मैंने आपके सामने अर्ज किया ना कि कल का हीरो आज का विलन, आज का विलन कल का हीरो। तो ये जो काम चला रहा है, देखिए म्यूजिकल चेयर है ना, ये जो म्यूजिकल चेयर है, ये आपके, देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारी रियलिटी है, लेकिन हमारी रियलिटी इतनी खौफनाक हो चुकी है। जो महंगाई है ये भी हमारी रियलिटी है। जो मीशत हमारी कोलैप्स करने के करीब रही है इतने अरसे से, ये भी एक रियलिटी है। जो बेरोजगारी है ये भी एक रियलिटी है। जो लाकानूनियत है ये भी एक रियलिटी है। आपने क्या उन रियलिटीज को ठीक करना है, बदलना है कि नहीं बदलना? अगर आप ये कहेंगे कि जी यही हमारी रियलिटी है, तो फिर आप इन रियलिटीज को भी तस्लीम कर लें, फिर इसमें मत शिकायत करें, फिर इसमें मत रोना धोना करें कि ये हमारी अब हकीकत बन चुकी है, हमारे नसीब में यही है। तो फिर ठीक है, इस किस्म की बस सियासत करें कि यही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिंगापुर की मिसाल ले लें, छोटा मुल्क, 60 लाख की आबादी, $950 अरब वहां पे उसकी एक्सपोर्ट से सालाना। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी, $32 अरब से आगे नहीं बढ़ सका। वहां पे आप पब्लिक टॉयलेट फ्लश ना करें तो आप पे जुर्माना होता है। ट्रेन में आप बबल गम खा रहे हो, आप पे जुर्माना होता है। वहाँ कानून है, कानून नाफिज करते हैं। रास्ता आगे जाने का यही है रियाज साहब, ये याद रखिए। बाकी अगर आप समझते हैं कि नहीं जो मैं बात करूँ वो आइडियलिज्म है, तो दुनिया में जितनी भी अक़वाम है जिन्होंने तरक्की की है, रास्ता यही अपना है। अगर आप नहीं अपनाना चाहते और इस फसूदा रियलिटी को उसका वे आउट भी तो बताए ना कि ये ऐसे मुमकिन होगा। ये तो ख्वाहिश है ना सर, मेरी भी ख्वाहिश यही है जो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन वो मुमकिन कैसे होगा? मेरा सवाल कि अगर हम उससे बिट्रे करते हैं या डिट्रैक्ट करते हैं तो हम आइन से गुगरदानी कर लेते हैं। अब लोग जो आइन के पीछे लगे होते हैं उनके वफादार होते हैं आइन के साथ, कि जहां उनके आइन उनके फेवर करता है वो आइन
کے خلاف بھی کر لیتے ہیں کام اور وہ پھر بھی آئے نہیں رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں وے آؤٹ کیا ہے سر؟ راستہ بتائیے. ایک ہی وے آؤٹ ہے، ایک ہی وے آؤٹ ہے، کیونکہ آپ کا مسئلہ قیادت کا ہے کہ آپ کے ملک میں باصلاحیت، با کردار اور کمپٹنٹ قیادت جو ہے اس کے راستے بند ہیں. آپ ان کے لیے راستے کھولیں. کس طرح کھولیں گے؟ سیاسی جماعتیں نرسریز ہیں لیڈرشپ کی، اس کو ادارہ بنائیں، اس کو لوگوں کی جاگیر نہ سمجھیں، اس کو ملکیت نہ سمجھیں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس نے بنائی ہے تو اس کی ملکیت ہے، یہ اس نے بنائی ہے اس خاندان کی ملکیت ہے. اس کو ادارہ بنائے. الیکشن کمیشن مثلا قوانین موجود ہیں، جس طرح ہم نے فارن فنڈنگ کے قوانین جو پہلے سے موجود تھے جو کہ لاگو کروائے ہم نے، تو 8 سال کی جدوجہد کے بعد لاگو. اب اور پارٹیوں میں، تمام پارٹیوں کو اسی کٹہرے سے گزرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹریڈیشن بن جائے گی. اور الیکشن کمیشن کو بھی بااختیار کیا ہم نے ایوری اسٹیپ آف دا وے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. قانون کہتا ہے ہر سیاسی جماعت ڈیموکریٹکلی ٹرانسپیرنٹ اپنی الیکشن کرائے. کیا پاکستان میں ڈیموکریٹکلی ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے؟ آپ نافذ کریں، الیکشن کمیشن کو اس پہ قانون نافذ کریں. آپ دیکھیں گے سیاسی جماعتوں کا روپ رنگ بدل جائے گا، وہاں اچھے لوگ سامنے آنے لگیں گے، آپ کے مسائل حل ہونے لگیں گے. کمپٹنس، یہ آپ کی اس وقت پرابلم ہے. آپ کے سسٹم میں کمپٹنس نہیں ہے. یہاں اس وقت جو سارے سیاسی جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک سیاست جو ہے یہ دھندا بن چکا ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنا دھندا کرنے کے لیے، یہ پاکستان کی بھلائی کے لیے نہیں آتے اور نعرے لگاتے. دیکھیے نا آپ، سمپل سی بات ہے، ہماری سیاسی جماعتیں سب سے بڑی علمبردار ہے ڈیموکریسی کی، آئین اور قانون کی. اپنے پارٹی کے اندر کیوں نہیں جمہوریت لے کے آتے؟ نہیں کراتے، بالکل نہیں کراتے. ایک جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی جو اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کراتی. آخری سوال سر، فوج کو اقتدار سے یا سیاست سے دور رکھنے کا کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے. ایک ہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں وہ اپنے آپ کو منظم کر کے جب ان کو اقتدار کا موقع ملتا ہے پرفارم کریں. جب وہ پرفارم کریں گی آپ کا سپیس، پولیٹیکل سپیس بڑھے گا، آپ کے ریسورس سپیس بڑھے گا، آپ کو آگے زیادہ موقع ملیں گے کہ مزید ترقی کی طرف پاکستان کو ڈالیں. جو آپ یہ کرتے جائیں گے آپ کی پولیٹیکل سپیس بڑھتی جائے گی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سپیس شرنک ہوتا جائے گا. لیکن جس قسم کی ہماری سیاست ہے جو ٹوٹلی مرہون منت ہوتی ہے، جو ٹوٹلی یہ جو ابھی 1 پیج کی ڈاکٹرین چلی تھی، مثلا میں آپ سے سمپل سی بات کرتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس طرح تالی دو ہاتھوں سے بنتی ہے، اسی طرح ایک بڑا محاورہ ہے، اٹ ٹیکس 2 ٹو ٹینگو. مثلا پچھلی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، مجھے یہ بتائیے کہ جو لیڈرشپ سامنے لے کے آئے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے کہ عمران خان لے کے آئے؟ ان میں سے میں ایک ایک کو جانتا ہوں، ان کا میرٹ ہی نہیں. ان کو تو اقتدار کے کوریڈور پاس سے 20 کلومیٹر دور رکھنا چاہیے تھا. ان کے جا کے اب دیکھیں پرسنل بینک اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز دیکھیں. جو موٹر سائیکل پہ تھا وہ V8 میں پھرتا ہے. پلازے بن گئے، جس کے پاس ایک مکان نہیں ہوتا تھا وہ کی دبئی میں پراپرٹیاں بن گئی ہیں. کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ وہ اسی مقصد کے لیے سیاست میں تھے. آپ نے پارٹی کو ادارہ نہیں بنا، پارٹی ادارہ نہیں. بہت شکریہ جناب اکبر ایس بابر صاحب. ناظرین، اکبر ایس بابر گفتگو کر رہے تھے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.